मित्रों, आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज 15 का अध्ययन करेंगे। इसमें मिसलिनियस क्वेश्चन है, मतलब अनेक क्षेत्रों से संबंधित क्वेश्चन है। क्लियर? तो आइए अब हम लोग आजमाते भी हैं अपने आप को कि हमने कितनी तैयारी की है, और दूसरी चीज सीखते भी हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, उग्रवादी आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये समझ लो ना कि उग्रवादी होता क्या है। देखो, जो आप अखबार पढ़ते हो या आपकी मन स्थिति में या जो मानसिक पटल है, उसमें उग्रवाद का मतलब हिंसा से जुड़ जाता है। लेकिन एग्जैक्टली यहां पर जो उग्रवाद की बात किया जा रहा है, उसका मतलब ये है कि विचार से उग्र है, व्यवहार से नहीं। ये व्यवहार में कभी भी हिंसा की बात नहीं करते। ये कभी अपने हाथों में बम और पिस्तौल को लेकर के उसकी राजनीति नहीं करते। ठीक है, अपितु यह एक कटु सत्य बोलते हैं। ठीक है, जैसे उदारवादी कांग्रेसी अगर अंग्रेजों को पिता कहते थे, न्यायाधीश कहते थे, ठीक है, और उनके सामने वो गिड़गिड़ाते थे, भिक्षावृत्ति करते थे, हर मांग के लिए वो अनुनय विनय करते थे, वहीं उग्रवादी कहते हैं कि ये शोषक है, इन्होंने हमारे देश को बर्बाद कर दिया है। ठीक है, हमें स्वराज्य चाहिए। ठीक है, ये सारी की सारी बातें वो करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी बम और पिस्तौल की बात नहीं किया। क्लियर? और तो आप समझ गए। हाँ, ये अलग की बात है कि उग्रवादी विचारधाराएं, ठीक है, यह संजीवनी बनी किसके लिए? क्रांतिकारी जो लोग थे, भारतीय जो क्रांतिकारी थे, उनके लिए यह संजीवनी थी। क्लियर ना? तो उग्रवादी विचारधाराएं, ठीक है, ये क्रांतिकारियों के लिए क्या बन गई? आप कहेंगे कि सर बड़ा पुंज बन गई। फिर कह रहा है कि उग्रवादी, हमने आपको समझा दिया। फिर कह रहा है कि आंदोलन, तो अब आंदोलन क्या होता है? कह रहा मतलब आइए, दोलन करें मतलब गति करें। ठीक है, देखो, आंदोलन जहां भी होगा वहां पर हिंसा नहीं होगी। तो उग्रवादी आंदोलन मतलब आइए संघर्ष करने की बात कर रहा है, आइए दोलन करें, आइए मतलब गति करें, किसके लिए? स्वराज के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा के लिए, स्वदेशी के लिए, ठीक है, और विदेशी बहिष्कार के लिए। क्लियर? ये उग्रवादियों का स्लोगन है। और फिर आप याद रखना कि ये जो उग्रवादी आंदोलन का युग है, ये कब से कब है? आप कहोगे कि सर बंगाल विभाजन से शुरू होता है और गांधी के आगमन तक होता है। ठीक है, वैसे अगर आप ईयर में दिखाना चाहो तो 1905 से 1917 भी कर सकते हो, 1919 भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन 1919 के बाद, ठीक है, कौन सा दौर आ जाता है? गांधी युग हो जाता है। और इस दौर में क्या होगा? पूरा जो भारतीय आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन है, वो गांधीमय हो गया। मतलब पूरे के पूरे लोग छतरी, गांधी जी की छतरी के नीचे आ गए, इसलिए उसको गांधी युग कहा जाता है। तो वही चीज यहां कह रहा है कि उग्रवादी आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ। देखिए, उग्रवादी आंदोलन क्या कर रहा है? राष्ट्रीयता की बात कर रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा की बात कर रहा है। ठीक है, तो अंग्रेज क्या चाहेंगे? ठीक है, कि हम इस राष्ट्रीयता को तोड़ें। तो इसके लिए वो क्या चाहेंगे? ठीक है, हिंदू मुस्लिम करेंगे। और आप याद रखिएगा, जब भी धर्म के साथ खेला गया तो देश टूट जाता है। क्लियर? तो अब उन्होंने क्या किया कि धर्म के साथ खेलना शुरू कर दिया। तो जब धर्म के साथ खेले तो हिंदू और मुसलमान दो विचार बन गए, दो हित हो गए। तो जब दो हित हो गए तो जाहिर सी बात है दो राष्ट्र बन गए। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने क्या किया? 1908 में मार्ले मिंटो सुधार लाया, और मार्ले मिंटो सुधार को
ठीक है, कानूनी रूप दे करके उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाया, भारत सरकार अधिनियम 1909 लाया, 19 नहीं 9, मैं गलती से बोल गया, भारत सरकार अधिनियम 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 को लाया और उसके तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे करके यह बता दिया, ठीक है, कि हिंदू का हित पृथक है, मुसलमानों का हित पृथक है। तो जब उन्होंने पृथकता के बीज बोया तो वह जो बीज था वह धीरे धीरे बड़ा होता गया और इसकी घिनौनी फसल हमने कब काटी? 1947 में काटी और भारत दो भागों में बट गया। तो इसका मतलब भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता का विकास हुआ, ये तो हुआ ही हुआ, ठीक है। ब्रिटिश सरकार द्वारा आंदोलन का विरोध किया गया, भाई जाहिर सी बात है, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? आंदोलन का विरोध तो किया ही किया। अरविंद घोष को जेल में डाला, फिर अरविंद घोष को माफी दिया, अरविंद घोष की राजनीति से बाहर चले गए और अविलिया आश्रम में पहुंच गए, तिलक को गिरफ्तार करके और मांडले जेल में भेज दिया गया, ठीक है। पार्लियामेंट्री सुधार के बारे में मैंने आपसे चर्चा कर दिया। तो आपसे अगर पूछा जाता है उग्रवादी आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था, तो आप कहेंगे उपरोक्त सभी है सर, ठीक है। तो अब निशान लगा लेते हैं, दूसरा देखते हैं। देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित थे? थियोडर कौन है? आप कहोगे किससे? ठीक है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के एक टीचर है और इसी टीचर ने क्या किया था, ठीक है, सर सैयद अहमद को अलगाववादी रास्ते पर जाने के लिए प्रेरणा दिया था। क्लियर? तो ये तो सही हो गया ना। एल्बर्ट बिल, ये तो छिपा ही नहीं, 1884 में आ रहा है और 1884 किसका दौर है? वाइसराय कौन है? लॉर्ड रिपन है, ये भी सही है। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में भी एक है, ठीक है। अब बात आती है बदरुद्दीन तैयब की। देखिए, ये टॉप और कांग्रेसी हैं और उनका मुस्लिम लीग से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब सही आंसर क्या हो गया? 1 2 3 हो गया, ठीक है ना। तो आइए निशान लगा देते हैं 1 2 3। अब तीसरा आइए, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाद सिद्धांत। अपवाद सिद्धांत मतलब ड्रेन थ्योरी। अपवाद सिद्धांत का मतलब हो गया कि ड्रेन थ्योरी क्या है, ठीक है। ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है, ठीक है ना। तो पहली चीज तो आप याद रखना कि दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी कहां कहां दी गई है। तो एक तो किताब इनकी लिख लेना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दूसरी किताब क्या है? इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। और तीसरी किताब इनकी क्या है? तीसरी किताब इनकी क्या है? तीसरी किताब भी बहुत महत्वपूर्ण किताब है। तो आप देखिए और बताइए क्या कौन सी किताब हो सकती है। तो आप कहोगे कि सर द वॉट्स एंड मीन, द वॉन्ट्स, यहां लिख दें, द वॉन्ट्स एंड मीन, यहां लिख देते हैं, द वॉन्ट्स एंड मीन्स। एक इनकी चौथी किताब भी है और वो चौथी किताब क्या है? ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। कॉमर्स ऑफ इंडिया है ना। ये 4 किताबें और इन चारों किताबों में इन्होंने ड्रेन थ्योरी की दलील दी है। यहां पर एक चीज और याद रखना, ठीक है। ऐसे ही एक अर्थशास्त्री हैं आरसी दत्त सर, दत्त, और इनकी किताब क्या है? आप कहेंगे इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री लिख लीजिएगा ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो अब सवाल इस बात का है कि इन किताबों में इन्होंने ड्रेन थ्योरी की क्या परिभाषा दी है।
तो आप कहोगे कि इनका कहना है कि देखो, भारतीय माल या भारतीय संपत्ति जो ब्रिटेन को जाती है, ठीक है, उसके समतुल्य भारत को कुछ नहीं मिलता। ठीक है, क्लियर। और इस प्रकार से भारत का आर्थिक, वाणिज्यिक और भौतिक एक्सप्लॉयटेशन होता है, दोहन होता है। तो ये देखो कहाँ लिखा है, किस विकल्प में लिखा गया है। तो आप कहोगे कि सर बी में लिखा गया है, तो इसका आंसर हो गया बी। अब यहां एक क्वेश्चन आप और याद रखना, क्या कांग्रेस ने ड्रेन थ्योरी को स्वीकारा? तो आप कहते ना कि यस सर, 1896 में कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, ठीक है, जिसमें रहमतुल्लाह सैयानी सर अध्यक्षता कर रहे थे, वहां पर अपवाह सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी को स्वीकारा गया था। और कांग्रेस मंच से कहा गया कि भारत की दुर्दशा, भारत में अकाल और मौत के लिए ड्रेन थ्योरी ही उत्तरदायी है। ठीक है, और आप याद रखना कि इसी बैठक में ही, ठीक है, जब ड्रेन थ्योरी दी जा रही थी, तो उसी समय बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है, अध्यक्ष रहमतुल्लाह सैयानी के साथ मिलकर के वंदे मातरम नामक गीत को पहली बार गाया था कांग्रेस के मंच पर। ठीक है, तो हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये तो दादा भाई नौरोजी सर ने दिया, आरसी दत्त सर ने क्या दिया? देखिए, आरसी दत्त सर का कहना है, देखो केवल एक चीज जोड़ देना बस हो जाएगा कि राजस्व का आधा भाग, ठीक है, ये प्रतिवर्ष क्या हो रहा है, भारत से बाहर चला जाता है। ठीक है, ये कौन कह रहा है? आरसी दत्त सर कह रहे हैं। अब चलो चौथा देखते हैं, पिछड़े वर्ग का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? ठीक है, तो देखो, पिछड़े वर्ग का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो आप देखो यहां लिखा हुआ है सत्य शोधक समाज, पहले तो निशान लगा लो, सत्य शोधक समाज का है। अब एक चीज देखो, ये जो सत्य शोधक समाज है, ठीक है, ये किसका है? आप कहोगे कि सर ज्योतिबा फुले सर का है, ज्योतिबा फुले सर का है। ठीक है, कौन है ये? आप कहेंगे महाराष्ट्र के एक माली है, माली मतलब पिछड़ा वर्ग है। ठीक है, तो ये ज्योतिबा फुले सर क्या दलील देते थे? देखो, पहला ज्योतिबा फुले सर पहले ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने पिछड़े वर्गों के हितों की दलील दिया था, पहला। तो ज्योतिबा फुले सर कहती क्या है कि ये अगड़ा और पिछड़ा क्या है, ये दलित और अछूत क्या है, दलित और ये अछूत कौन है, ठीक है, ये पिछड़े क्यों है? तो आप कहेंगे कि सर क्योंकि यह सदियों से इनके साथ विश्वासघात हुआ है। क्लियर? और जब सदियों से इनके साथ विश्वासघात हुआ है, तो उसी विश्वासघात के कारण ये पिछड़े हैं, ये अछूत हैं, ये दलित हैं। ठीक है, अब सवाल यहां पर है कि किसने इनके साथ विश्वासघात किया? आप कहेंगे सर ब्राह्मणवाद के पाखंडों ने किया। ठीक है, पाखंडों ने किया है। तो इसलिए वो क्या करना चाह रहे हैं कि जो ब्राह्मणों का पाखंड होता है, ठीक है, पूजा पाठ के नाम पर जो धोखाधड़ी होती है, इसका इन्होंने जबरदस्त खंडन मंडन किया था। ठीक है, और इसका खंडन करने के लिए इन्होंने गुलामगिरी, ठीक है, नाम की अपनी किताब भी लिखी थी। और एक किताब इनकी और है सार्वजनिक सत्य, सत्य धर्म। ठीक है, क्लियर? तो अब क्या वास्तव में ऐसा हुआ है? तो आप कहेंगे यस सर, बहुत चालाकी से, बहुत साजिशन, ठीक है, समाज के एक बहुत बड़े तबके को शिक्षा से वंचित करके उन्हें पशुवत जीवन जीने के लिए व्यवस्था कर दिया गया। ठीक है, और धर्म के नाम पर शिक्षा का अधिकार अपने पास ले लिया, प्रबंधक बन गए वो। और जब उन्होंने धर्म प्रबंधक बन गए, तो उन्होंने धर्म का दुरुपयोग किया, और धर्म का दुरुपयोग करके जिस मानवता का दोहन किया, वो वही मानवता दलित, अछूत और पिछड़ा है। इवन कि सर जॉन सोर 1795 में सर जॉन सोर जब आते हैं, तब तक दलितों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। ठीक है, उन्होंने ऐसा किया। और यहाँ पर इन्फेंटिसाइड था, बाल हत्या थी, पवारू प्रथा था, ठीक है, बहुत सारी तनखैया प्रथा थी। ठीक है, स्त्रियों के साथ आप जानते हो क्या क्या प्रथाएं रही हैं। ठीक है, तो वो सब प्रथाएं क्या था?
ये सब प्रथाएं जो हैं अपने निजी हित के लिए थी। जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया था तो छोटी सी सेना लेकर आया था। अगर ये लोग चाहते तो घंटा घंटा मारते तो सब मर जाते, लेकिन ये क्या करते थे, ठीक है, ये इन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि तब वो देवदासियों के साथ थे। क्लियर। और लोगों को इतना ज्यादा धर्म के बीच में जकड़ रखा था कि इससे लोगों के अधिकार, ठीक है, का गला घोट दिया गया था। ठीक है। और भारत गुलाम क्यों हुआ? भारत किसी भी विदेशी आक्रमणकारी का सामना क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि धर्म ने भारतीयों के अंदर से, ठीक है, ओज को छीन लिया था। यहां पर हर चीज जो है मंत्र से समाधान होता था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय, ठीक है, सोमनाथ से अटैक हो रहा था तो उसका सामना नहीं किया जा रहा था, अपितु महामृत्युंजय मंत्र पढ़ा जा रहा था। ठीक है ना। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, व्यक्ति को कर्मयोग से हटा करके कहां डाल दे रहे हैं आप, भाग्यवाद में फंसा करके रख दे रहे थे। तो ऐसी स्थितियों में, ठीक है, ज्योतिबा फुले सर ने, ठीक है, कहा कि भाई देखो अब तो इनके हितों की बात करने दो। क्लियर ना। अब आपको समझ गए आप कि पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए पहला कार्यक्रम किसका था? आप समझ लें ज्योतिबा फुले का था। अब पांचवा है फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को कौन प्रकाशित करता था? ये चीजें पूछ रहा है आपसे। तो देखो, इसका पहले तो आप आंसर कर लो तो हम इसकी व्याख्या कर देते हैं। पहली चीज तो आप याद रखना कि जो मिरातुल अखबार है, ये जो मिरातुल अखबार है, ठीक है ना, ये मिरातुल अखबार क्या है कि पर्शियन में या फारसी भाषा का प्रथम साप्ताहिक पत्र है, ठीक है ना। अब एक चीज याद रखना कि इसी पर रोक लगाने के लिए 1823 में, ठीक है, एम हर्स्ट कौन है? गवर्नर जनरल है। हर्स्ट ने क्या किया था? ठीक है, प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट लाया था। प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट लाया और प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट के द्वारा क्या किया गया? ठीक है, मिरातुल अखबार को बैन कर दिया गया था। आप समझ गए? ठीक है, आइए चलते हैं आगे। छठा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में लिखा है? तो देखो, ये लिखा है, आंसर हमने कर दिया बाल गंगाधर तिलक। अब थोड़ी इसकी व्याख्या कर देते हैं। देखो, क्लियर। तो जो हम इसकी व्याख्या करेंगे तो हम आपसे कहेंगे कि देखो, 1908 में तिलक को गिरफ्तार किया गया, ठीक है, और गिरफ्तार करके इनको अराकान योमा की पहाड़ियों से बर्मा या वर्तमान का म्यांमार मांडले भेज दिया गया, ठीक है। और मांडले जेल में इन्होंने 6 वर्ष गुजारे और इसी 6 वर्ष के अंतर्गत उन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब का क्या नाम था? आर्यन होम। और इस किताब में उन्होंने कहा कि आर्य आर्कटिक प्रदेश के रहने वाले थे। मतलब आर्यन कौन है? ये विदेशी लोग हैं, भारत के लोग नहीं है। आर्यन होम नाम की किताब लिखी और कहा कि ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? आर्कटिक प्रदेश के रहने वाले हैं। ये आर्कटिक होना चाहिए था, आर्कटिक, ये आर्यन होम ये लिखा हुआ ऊपर, ठीक है ना। तो आर्कटिक प्रदेश के रहने वाले हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज देख लिया। बाल गंगाधर तिलक, विवेकानंद सर हो नहीं सकते, एनी बेसेंट मैडम नहीं हो सकती, शंकराचार्य नहीं हो सकता, ठीक है ना। आगे चलो, 7th देखो, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे प्राप्त है? ठीक है, तो देखो, वेदों के पुनरुत्थान की बात कौन करने वाला था? तो देखो, ये तो कर नहीं सकते, इन्होंने कभी नहीं किया। तो आप इसका पहले आंसर कर लो तो हम बताते हैं। देखो, इसका आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो अब देखो, इसमें मैटर हम ले चलते हैं। देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती को क्या कहा जाता है? भारतीय मार्टिन लूथर कहा जाता है। अब ये मार्टिन लूथर कौन है? तो आप कहोगे कि सर जर्मनी का
धार्मिक सुधारक है या धर्म और समाज सुधारक है, ठीक है। या आप और भी इजी करना चाहते हो तो आप कह सकते हो कि प्रोटेस्टेंट धर्म को उन्होंने चलाया है, ठीक है। आप दूसरी चीज आप याद रखना कि जो दयानंद सरस्वती हैं, इनकी किताब आप जानते हो सत्यार्थ प्रकाश है, और इस किताब में उन्होंने क्या कहा, वेदों की ओर लौटो, मतलब बैक टू वेदांत की बात उन्होंने किया है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि इनका एक और स्लोगन भी है, वो भी आप कर लो, लिख लो, ठीक है। उन्होंने शुद्धि का नारा दिया था, लेकिन शुद्धि का नारा किसके लिए था, जो मुसलमान बन गए थे हिंदू, उनको पुनः हिंदू धर्म में लाना, ठीक है। लेकिन ये शुद्धि का कोई फर्क नहीं पड़ा, हम धीरे धीरे अशुद्ध होते चले गए और इतने अशुद्ध हुए कि देश विभाजित हो गया, ठीक है। और अब आपको समझ में आया होगा कि वैलेंटाइन सिरोल ने क्यों दयानंद सरस्वती को कहा कि भारतीय अशांति की, ठीक है, यह एक पैगंबर हैं, ठीक है। इनकी किताब सत्यार्थ प्रकाश को कहा था ना उन्होंने, वैलेंटाइन सिरोल ने। क्लियर हो गया। लेकिन एक चीज याद रखना कि दयानंद सरस्वती ने ही पहली बार हिंदुस्तान का नारा भी दिया था, ठीक है ना। तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे था, ठीक है, इसी आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती को है। 8वां, निम्न पुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक था। भारतीय जागृति का मतलब क्या है, भारतीयों को जगाने वाला है, ठीक है। भारतीय कहां सो गए थे कि आप जगाने आ गए, ठीक है। तो आप कह देना कि सर देखो, भारत के लोग, पहली चीज तो आंसर कर लो आप इसका, है राजा राम मोहन राय है, ठीक है। आप भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, ठीक है ना। तो अब एक चीज देखो कि इन्होंने भारतीयों को जगाया, क्यों जगाया भारतीयों को, कहाँ चला गया था भारतीय। तो आप कहोगे कि सर जो भारतीय था ना, ये भारतीय जो है अंधविश्वास और पाखंडों में फंस चुका था, ठीक है, पाखंडों में फंस चुका था। और ऐसी स्थिति में, ठीक है, उसको जगाने के लिए इन्होंने क्या किया था, राजा राम मोहन राय ने वर्क किया था। और राजा राम मोहन राय के वर्क से ही उत्पन्न होता है भारतीय पुनर्जागरण, ठीक है ना, या आधुनिक पुनर्जागरण का जो प्रारंभ होता है। क्लियर। अब आगे चलो, 9वां क्वेश्चन देखो, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया, ठीक है। भाई देखो, परिचय तो देखो, ये बताओ कि क्या वो बाल विवाह का समर्थन करेंगे, नहीं कर सकते ना। तो आप कहेंगे सर बाल विवाह का उन्होंने विरोध किया, सती प्रथा का उन्होंने विरोध किया, तभी तो 1829 के नियम 17 के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाया गया। उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया था, किसने, राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। हाँ, उन्होंने देसी शिक्षा का जरूर विरोध किया था। जो देसी शिक्षा थी, ये हमारी जो देसी शिक्षा है, ये कैसे शिक्षा है, देखो ये हमारी देसी शिक्षा जो है कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन विज्ञान को प्रोत्साहन नहीं देती, ठीक है। ये विज्ञान को हतोत्साहित करती है। ये किसको प्रोत्साहन देती है, अंधविश्वास को प्रोत्साहन देती है, पाखंड को प्रोत्साहन देती है, ठीक है ना। इसमें विज्ञान के लिए कोई जगह नहीं थी, ठीक है। जैसे अभी भी आप देखो हमारे यहाँ, ठीक है, माना कि बच्चों को आकर्षण उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, आप शिक्षा देते हो, लेकिन ये कैसा आकर्षण की जो झूठा हो जाए। जैसे देखो, कहते हैं गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई, तो वहां क्या कहा जाता है कि हजारों और लाखों वर्ष की तपस्या के, भगीरथ की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी खुश हो गए और तब उन्होंने अपने कमंडल से गंगा को छोड़ दिया। गंगा जी नाराज हो गई और नाराज होने के बाद जो है इस पृथ्वी को ध्वस्त कर देने के लिए, ठीक है, वो निकली, लेकिन शंकर भगवान की जटा में आकर उलझ गई, ठीक है। और आप देखो आज भी दिखाया जाता है कि शंकर भगवान की जटा से गंगा को निकलते हुए दिखाया जाता है कि नहीं दिखाया जाता। यार एग्जैक्टली आप क्या शिक्षा देना चाह रहे हो। तो लोग तर्क देते हैं कि बच्चों को पढ़ने के प्रति जो है जागरूकता लाने के लिए हम ऐसा करते हैं। अरे भैया, और भी कोई रास्ता अख्तियार कर लेते, क्योंकि जो बच्चा बड़ा हो गया,
ठीक है, तो उससे पूछा जाएगा कि गंगा की उत्पत्ति किससे हुई, तो शंकर भगवान की जटाई तो मारेगा, गंगोत्री थोन मारेगा। गंगोत्री तब मारेगा जब आईएएस की तैयारी करेगा, है कि नहीं? तो इसलिए आप याद रखना कि हमारे यहाँ जो है, हमारी जो शिक्षा थी, ठीक है, उसमें विज्ञान के लिए कोई जगह नहीं थी, वहां पोथी थी, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने, ठीक है, किसका विरोध नहीं किया, पाश्चात्य शिक्षा का उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। वो चाहते थे कि अंग्रेजी पढ़ाई जाए, अंग्रेजियत पढ़ाई जाए, तभी हम जो है तर्क और विज्ञान से परिचित होंगे। ठीक है, आगे चलो। 10वां, आमतौर पर दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है? यार देखो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तुरंत कर लो, इसमें समय मत किल करो। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आगे चलो। 11th, देखो अब इसमें कह रहा है कि उससे मिलित करिए, ठीक है, तो कह रहा है कि बाल विवाह किसकी देन है? पहली बार बाल विवाह किस देश में अगर किसी ने बात किया तो वो कौन था? महादेव गोविंद रानड़े थे या महाराष्ट्र के सुकरात थे? महाराष्ट्र के सुकरात। और भी इनको कुछ कहा जाता है, आप कहेंगे, ठीक है, भारतीय संस्कृति जागरण का जनक कहा जाता है इनको, ठीक है। ठगी प्रथा का अंत किसने किया? आप कहेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में कर्नल स्लीमैन ने किया। विधवा पुनर्विवाह या विडो रीमैरिज एक्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देन है। इसमें इन्हीं के प्रयासों से 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट की धारा 15 आई, ठीक है ना, और विधवा पुनर्विवाह को अनुमति मिल गई। पिंडारियों का दमन ये लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ, ठीक है ना, लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ। किसने किया? विस्लोप ने किया, विस्लोप ने किया। कब किया था? तो आप लिख लेना, 1817 भी लिख सकते हो, 18 भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया ना? तो बाल विवाह के लिए ये हो गया गोविंद रानड़े। ठगी प्रथा का अंत देखो ये कर्नल श्रीमैन हो गए, और ये पुनर्विवाह अधिनियम ये ईश्वरचंद विद्यासागर का हो गया, ठीक है। और पिंडारियों का दमन ये लॉर्ड हेस्टिंग का हो गया, ठीक है। तो डी का 4 तो हम मिला ही लो, कहीं पर होगा ही होगा। डी का 4 2 स्थान पर है, ठीक है। अब ए का 3 देखो कहाँ पर है, तो ए का 3 ये है, तो इसका मतलब और कहीं नहीं है, तो इसका मतलब आपका ये सही हो गया, ठीक है। अब 12वां चलते देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ठीक है ना। तो देखो बच्चों, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में ये चीज जान लो। देखो हम यहाँ लिख देते हैं 1824 में, ये गुजरात लिखा है, गुजरात में काठियावाड़ है, काठियावाड़ में मोरबी है, ठीक है। यही मोरबी के रहने वाले थे दयानंद सरस्वती। इनका जो मूल नाम है वो मूल शंकर था, ठीक है। लेकिन दयानंद नाम किसने दिया था? तो आप कहेंगे कि सर इनके शिक्षक है पोड़ानंद, पोड़ानंद ने इनको दयानंद सरस्वती नाम दिया था, ठीक है। अभी हमने इसके पहले आपको बता भी दिया था कि आर्य समाज के संस्थापक हैं, और इन्हीं की याद में, ठीक है, डीएवी कॉलेज की स्थापना भी की गई थी, ठीक है। आगे चलो, तो ये इसका आंसर लगा देते हैं, डी है मूल शंकर। आप 13वां देखते हैं। निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? तो प्रिय मित्रों, इसका जो आंसर है वो है दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अब हम इनके बारे में जान लेते हैं कुछ चीजें। देखो यह पहली चीज याद रखना कि ये पारसी है, पारसी धर्म के थे, और ये बड़ौदा रियासत के प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है। ये पीएम थे, प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है। एल्फिंस्टन कॉलेज में ये शिक्षक भी थे, ठीक है। पुणे के एल्फिंस्टन कॉलेज में शिक्षक भी थे, और 1892 में यह, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन के लिए, ब्रिटिश संसद का निचला सदन है हाउस ऑफ कॉमन, ठीक है, कि उसके सदस्य चुने गए थे, अर्थात ये एमपी हुए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए, ठीक है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में पहुंच करके उन्होंने कहा था कि जो आईसीएस की परीक्षा हो रही है ना,
ये आईसीएस की परीक्षा में दो असमान लोग बैठ रहे हैं। एक तो अंग्रेज बैठ रहा है, अंग्रेज बैठ रहा है, और दूसरा कौन बैठ रहा है? भारतीय बैठ रहा है। ठीक है, तो लेकिन दोनों की परिस्थितियां असमान है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो प्रतियोगिता होती है वो समानों के बीच होती है। प्रतियोगिता जो होती है ये किसके बीच होती है? आप कहते ना कि उन्होंने बताया कि समानों के बीच होती है। ठीक है, लेकिन ठीक है, आप कर क्या रहे हो कि भारतीयों को ब्रिटेन जाके परीक्षा देना पड़ता है, जिसमें भारतीय क्या होंगे? हतोत्साहित होंगे, 6 महीना पहले जाएंगे, फिर इम्तहान देंगे। ठीक है ना। तो ऐसी स्थितियों में उनका ये कहना था कि एक काम करो आप, ठीक है, कि आप आईसीएस की परीक्षा, इंपीरियल सिविल सर्विसेज की परीक्षा भारत में भी करो। अब ब्रिटेन की संसद में यह चीज उन्होंने बहुत जबरदस्त उठाया, और उसका परिणाम क्या हुआ कि 1912 में ब्रिटेन की संसद ने जो है, ठीक है, रॉयल कमीशन लाया था, जिसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं आपको। और उसी कमीशन की संस्तुति पर, ठीक है, क्या हो रहा है? ठीक है, आईसीएस की परीक्षा जो है 1921 में भारत में होनी शुरू हो गई। ठीक है ना, आपने ये चीजें कर लिया। 1892 से 3 साल तक रहे, ये 95 तक रहे। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो देखो, आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या है? बैक टू वेदास की बात कर रहा है। ठीक है ना, वेदों को लौटो। तो देखिए, इन्होंने वेदों के महत्व को तो बताया ही, मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया ही किया, बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया ही किया है, लेकिन करा कि इसमें सबसे बेस्ट क्या है? तो आपको गिड्डी दिया है ना सर। क्लियर? अब 15 देखो, कौन से सुधारक ने भारत से बाहर भारतीय राष्ट्रीयता को फैलाया था? तो इसका पहले आंसर करो, उसके बाद हम व्याख्या करते हैं। विवेकानंद। ठीक है, अब देखो व्याख्या हम कर दे रहे हैं। देखो, ये विवेकानंद कौन है? तो आप कहो कि सर बंगाल के एक कायस्थ है, बंगाल के एक कायस्थ फैमिली से जुड़े रहे। एक बात तो ये रहा। सेकंड चीज आप याद रखना कि इनका जो मूल नाम है नरेंद्रनाथ दत्त है। ठीक है, और इनको विवेकानंद नाम खेतड़ी के महाराज ने दिया था, महाराज ने दिया था। अब देखो, भारत के बाहर ये कैसे गए? तो देखो 1893 है ना, 1893 में ये यूएसए है, इसका एक शहर है शिकागो। ठीक है, शिकागो, और शिकागो में ही पहली धर्म संसद हो रही है, और इस धर्म संसद का आयोजन कौन कर रहा है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कर रही है। ठीक है, और इसी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इनविटेशन पर, ठीक है, नरेंद्रनाथ दत्त को विवेकानंद नाम दे करके, ठीक है, खेतड़ी के महाराज ने, ठीक है, शिकागो भेजा था। शिकागो में जाकर के इन्होंने जिस प्रकार से स्पीच दिया था, उससे हिंदू धर्म और भारतीय राष्ट्रीयता दोनों को ही बड़ा बल मिला था। ठीक है, आगे चलो। पाश्चात्य शिक्षा ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या निभाई है? और अगर निभाई है तो कैसे निभाई है भाई? ठीक है, देखो पहले आंसर करो। उपरोक्त सभी है। अब इसकी व्याख्या कर देते हैं। ये बताओ, पाश्चात्य शिक्षा का क्या मतलब समझे आप? अंग्रेजी है और अंग्रेजियत है। ठीक है, मतलब वेस्टर्न साहित्य आ गई। तो यहां पर एक चीज बताओ कि जब वेस्टर्न एजुकेशन आएगा, एजुकेशन आया ना, तो जब वेस्टर्न एजुकेशन आया तो वेस्टर्न थॉट भी तो आ गई, और लोग अंग्रेजी तो पढ़े ही थे। तो ऐसी स्थितियों में उन्होंने मिल्स को पढ़ लिया, जेम्स मिल्स को पढ़ लिया, वॉल्टेयर को पढ़ लिया। ठीक है, हाब्स को इन्होंने पढ़ा, भारतीयों ने पढ़ा, अरिस्टोटल को पढ़ा इन्होंने। ठीक है, प्लेटो को इन्होंने पढ़ा। ठीक है, ग्रीन को इन्होंने पढ़ा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये तमाम विचारधाराओं से ये लोग क्या हो रहे हैं? परिचित हो रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना? तो अब देखो, जब इन विचारधाराओं से परिचित हुए तब उनके अंदर भी राष्ट्रवाद की बात आ गई। क्लियर? और दूसरी चीज, ये जो अंग्रेजी शिक्षा थी ना,
इस अंग्रेजी शिक्षा ने क्या किया कि भारत में जो उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम है, सभी लोगों को एकता के सूत्र में पिरो दिया। ठीक है ना। तो इसका मतलब यह भाषा पूरे भारत में फैल गई, भारतीयों की एक संपर्क भाषा मिल गई। भाई कोई इसके पहले क्या था, अंग्रेजी से पहले कोई तमिल बोलता था, कोई भोजपुरी बोलता था, कोई कुछ बोलता था, कोई गुजराती बोलता, कोई किसी को समझता ही नहीं था यार। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी ने क्या किया, सबको जोड़ दिया। ठीक है, तो आ गया। अब देखो 17 देखो, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली। देखो इस क्वेश्चन का ये कई एग्जामिनेशन में आया हुआ है क्वेश्चन, और इसमें जो आंसर दिया जाता है वो देवेंद्रनाथ टैगोर देते हैं, लेकिन वो एकदम ही गलत है। तो इसमें देखो सत्य क्या है, क्यों गलत है, पहली चीज तो ये देखो पहले गलत क्यों है ये। तो यहां आप और देखो ये लिखा है ब्रह्म समाज, लिखा है ना ब्रह्म समाज, ये है ब्रह्म समाज। तो पहली चीज बताओ कि ब्रह्म समाज की स्थापना, ठीक है, कौन करता है। तो राजा राम मोहन राय, मोहन राय है, रॉय है, रॉय नॉट राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय। और दूसरी बात है द्वारिकानाथ टैगोर, द्वारिकानाथ टैगोर, ये कौन है, आप कहेंगे देवेंद्रनाथ टैगोर के फादर है ये। ठीक है, इन लोगों ने मिलकर के ही ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया था। तो यहां देखो देवेंद्रनाथ टैगोर है, द्वारिकानाथ टैगोर नहीं है। अगर द्वारिकानाथ टैगोर होता तब ये आंसर हो जाता। ठीक है ना। देवेंद्रनाथ टैगोर जो है ये ब्रह्म समाज में कब आते हैं, तो आप कह देना कि सर वो तो 1843 में आते हैं सर। ठीक है, और राजा राम मोहन राय ब्रिटेन कब गए थे, 1828 में गए थे। ठीक है, और उस समय देवेंद्रनाथ टैगोर क्या थे, माइनर थे, क्लियर, लगभग 10 साल के थे। ठीक है, तो वो कैसे संभाल सकते थे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उनके जाने के बाद दो लोगों ने ब्रह्म समाज को संभाला था, द्वारिकानाथ टैगोर और रामचंद्र विद्यासागर या विद्या वेदालंकार ने संभाला था। तो इसका आंसर क्या हुआ, जो कि यहां द्वारिकानाथ टैगोर नहीं दिया हुआ है, तो इसका रियल आंसर क्या आया, रामचंद्र विद्यासागर या रामचंद्र विद्या वेदालंकार। 18वां देखो, निम्न को सम्मिलित करो। महादेव गोविंद रानडे, ठीक है, इनका क्या है, कौन सी संस्था है इनकी, कौन संस्था इन्होंने बनाया। देखो हम निशान लगा देते हैं, ए आर्य महिला समाज। ठीक है, मतलब ए का 3 आ गया। फिर ज्योतिबा फुले का क्या है, आप कहेंगे कि उन्होंने सर पूरे कन्या विद्यालय की स्थापना किया था, 2 आ गया, सॉरी बी का 1 आ गया। अब पंडिता रमाबाई की बात करो आप, तो पंडिता रमाबाई ने क्या, कौन सी चीज करी। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर पुणे में इन्होंने विधवा आश्रम को जलाया था, सवर्ण महिलाओं के लिए है ये। ठीक है, और डीके कर्वे की संस्था ये है। ठीक है, देखो यहां पर गलती से लिखा गया है, ये 3 नहीं, सी, और 4 नहीं, ये डी होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको मिला लो, कहां पर है, तो ए के नीचे 3 आना चाहिए, ए के नीचे 3 और कहीं नहीं है, बस ये है। ठीक है, ये मिल गया। अब आगे चलो, आप 19वां देखते हैं, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे। ठीक है ना, तो ये देखो हम करते हैं, आंसर पहले कर देते हैं, शिव दयाल साहब। तो देखो देखो ये चीज लिखा है 1862 में शिव दयाल ने। ठीक है, आगरा के पास एक स्थान है दयाल बाग, और इसी दयाल बाग में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किया था। क्लियर। नीचे देखो लिखा है शिवनारायण अग्निहोत्री, इन्होंने 1887 में, ठीक है, लाहौर में, ठीक है, देव समाज की स्थापना किया था। क्लियर।
लेकिन ये जो देव समाज नाम आप देख रहे हो थोड़ा सा विवादास्पद हो जाएगा। देखो ये जो देव समाज है बच्चों, देव समाज ये ईश्वर में विश्वास नहीं करता। ईश्वर में इसका कोई विश्वास नहीं है भाई, ठीक है। इसका विश्वास किस में है? ठीक है, आप कहेंगे तर्क में है। इसका विश्वास किस में है? विज्ञान में है, ठीक है। इसका विश्वास किस में है? परोपकार में है। और इसका नारा किस में है? ठीक है, परोपकार में ही मेरा जीवन जाए, ठीक है। यही देव समाज का नारा है। ये स्वामी श्रद्धानंद कौन है? आप कहोगे इनका मूल नाम है लाला मुंशीराम, लाला मुंशीराम। और ये गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है, गुरुकुल कांगड़ी जो विश्वविद्यालय है हरिद्वार में, उसके ये संस्थापक है, ठीक है। और खिलाफत आंदोलन के दौरान मुसलमानों ने स्वामी श्रद्धानंद को ही जामा मस्जिद की चाबी को सौंपा था। और जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया तो स्वामी श्रद्धानंद की रहीम नामक एक बंदे ने छुरा भोग करके हत्या कर दिया था, ठीक है ना। और उसके बाद आप जानते हो हिंदू मुस्लिम एकता टूट गई थी। और जो दंगे हुए थे वो दंगा फिर रुका नहीं, ठीक है। 1947 में भारत विभाजन के रूप में आया। 20वां देखो, कह रहा है कि इनमें से कौन भारत में मुसलमानों को उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? क्या बन रहे हैं? पथ प्रदर्शक बन रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो देखो ये 2 बार लिख दिया, इसको हम काट देते हैं, चलो हो गया। अब इसका आंसर आएगा सर सैयद अहमद खान, ठीक है, क्लियर। देखो जो सर सैयद अहमद खान है, इनकी एक संस्था है ही, उसका नाम ही है साइंटिफिक सोसाइटी, ठीक है। तो ये मुसलमानों में वैज्ञानिक थॉट लाना चाहते हैं, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने तहजीब उल अखलाक नाम की एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। इस तहजीब मतलब सभ्यता, अखलाक मतलब संस्कृति। और इस सभ्यता और संस्कृति में वो क्या बताते हैं कि मुसलमानों तुम अपना ड्रेस कोड बदल दो, जो तुम ये मुसलमानों का वस्त्र पहनते हो इससे तुम्हारा हित नहीं है। तुम क्या पहनोगे? ठीक है, तुमको जो है वेस्टर्न ड्रेस पहनना चाहिए, वेस्टर्न एजुकेशन लेनी चाहिए, ठीक है, तभी तुम्हारा हित है। तुम्हारा हित जो है इस्लाम को फॉलो करने से नहीं है, तुम्हारा हित जो है, ठीक है, वो विज्ञान को फॉलो करने से है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त लायल मोहम्मदन ऑफ इंडिया की बात भी इन्होंने कि नामक की किताब भी लिखी थी, ठीक है। हाँ, इन्होंने इसी मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना भी किया था। और ये नहीं चाहते थे कि मुसलमान कांग्रेस में जाए, क्योंकि कांग्रेस जो है कभी साइंटिफिक बात नहीं कर रही थी, ठीक है ना। तो इसलिए वो चाहते थे कि जो मुसलमान हैं वो कांग्रेस से थोड़ी दूरी बनाए रखें, ठीक है। तो बच्चों और प्यारे मित्रों, आज हम लोग यहीं रोकते हैं। आपसे मैं अनुमति चाहता हूँ, ठीक है। फिर हम कल मिलेंगे आपसे, ठीक है, आधुनिक भारत का ही टॉपिक लेकर के, मतलब 16 सीरीज लेकर के। थैंक यू, विशिंग ऑल द लक, नमस्ते।